जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 26 नवंबर 2008 की तारीख ना कभी मुंबई वाले भुला सकेंगे और ना ही भारतवासी। इस रविवार को देश पर हुए उस सबसे बड़े आतंकी हमले की 15वीं बरसी है। उस रात करीब 9 बजे पाकिस्तान से जो 10 आतंकी मुंबई उतरे थे, उन्होंने शहर के अलग अलग ठिकानों पर कहर बरपाया था। उनमें से 8 आतंकियों को एनएसजी ने अपने ऑपरेशन में मार गिराया, जबकि एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। और अजमल कसाब का साथी अबू इस्माइल मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास हुए एक एनकाउंटर में मारा गया। वो एकमात्र ऐसा आतंकी था जिसे कि मुंबई पुलिस ने मारा। बाकी के जो 8 आतंकी मारे गए थे वो एनएसजी ने मारे थे। और मुंबई पुलिस के जिस अधिकारी, जिस इंस्पेक्टर की गोली से अबू इस्माइल मारा गया, वो इंस्पेक्टर हेमंत बावधनकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हेमंत बावधनकर से हम समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि वही वो एनकाउंटर था जिसमें ना केवल अबू इस्माइल मारा गया, बल्कि उसका जो साथी अजमल कसाब, उसको जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली थी और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई। तो उस रात क्या हुआ था, खुद हम हेमंत बावधनकर की जुबानी सुनते हैं। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपको मैसेज मिला उस रात की आपको गिरगांव चौपाटी पर बैरिकेडिंग करनी है, वहां पर नाकेबंदी करनी है, और फिर जब आप वहां पहुंचे तो उसके बाद किस तरह से आपका आमना सामना हुआ था इन आतंकियों से? उस दिन मुझे नाइट ड्यूटी थी और करीब 8 बजे मैं नाइट ड्यूटी पे हाजिर हुआ डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में। और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर थे नागाप्पा रायप्पा माड़ी। करीब 9:30 के बजे उन्होंने मुझे उनके केबिन में बुलाया और कहा कि नरीमन पॉइंट, ताज, इस तरफ गोलीबार शुरू है, आप तुरंत फोर्स लेके गिरगांव चौपाटी पे पहुंचिए और वहां पे नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। सर ने जो आदेश दिया उसके अनुसार मैं तुरंत सर की व्हीकल, पीटर गाड़ी बोलते हैं उसको, पीटर सर की व्हीकल लेकर मैं निकला। गिरगांव चौपाटी में 5 मिनट में पहुंचा वहां पे। उस वक्त मंजर ये था कि साउथ मुंबई, नरीमन पॉइंट से वाहन जो थे वो काफी तादाद में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब बाबूनाथ की तरफ जा रहे थे। और वहां एक गिरगांव चौपाटी में एक बीट चौकी है हमारी, वहां पे जो हमारे 4-5 कांस्टेबल्स थे उनको मैंने कहा कि हमें नाकाबंदी करनी है, पर जो आप रेगुलर नाकाबंदी करते हो वैसी नाकाबंदी उस वक्त पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हेवी था। सो हमने मैक्सिमम रास्ते पे खड़े रह के जितनी गाड़ियां वहां से जा सकती थी वो हम वहां से आगे निकालते थे। और मीन टाइम हमें मेरे जो ऑपरेटर थे उनसे फीडबैक मिलता था कि यहाँ गोलीबारी चल रही है, यहाँ बम फट रहे, ऐसी सारी घटनाएं कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें मिलती थी। और करीब 11 बजे, और आपने देखा होगा जो गिरगांव चौपाटी का जो एरिया है वहाँ सैलानी लोग वहाँ बहुत आते हैं, वहाँ खाने के हब्स भी है, होटल्स है। सो पहले मैंने काम किया कि वो जो होटल्स थे मैंने स्टाफ भेज के उनको वहां से वो होटल्स बंद करवा दिए, खाने के मॉल्स थे वो बंद करवा दिए, और जो चौपाटी थी उसका इवैक्यूएशन किया। और उस ये काम के लिए मुझे मेरे डिटेक्शन अधिकारी भास्कर कदम इंस्पेक्टर वो आए थे, उनकी टीम आई थी। और हमारे एपीएस संजय गोविलकर जो 4 ही दिन वो ट्रांसफर होके डीबी मार्ग में आए थे, वो आए थे उस वक्त घर से। उन्होंने जब घर में उन्हें पता चला कि ऐसी घटना घट रही है तो वो पुलिस स्टेशन में आए और वहां से वो ड्यूटी करने गिरगांव चौपाटी पे पहुंचे। और हमारे तुकाराम मोमड़े जी और वो हमारे कांस्टेबल्स थे, ऐसे हम लोग 16 जन वहां पे नाकाबंदी कर रहे थे। 11 बजे के करीब पूरा वो जो वाहनों का जो ट्रैफिक था वो ऑलमोस्ट स्कैरसिटी हो गया था। सो हमने वहां पे जो बैरिकेड्स थे वो हमने वहां लगा दिए, और साउथ बाउंड जो नॉर्थ बाउंड जो होता है तो वो हमने वो ब्लॉक कर दिया। मतलब नरीमन पॉइंट से जो कार आती थी वो हमने नाकाबंदी जो प्रॉपर होती है
हर एक वाहन हम गन राइफल से उतारते थे, मतलब जो गाड़ी के अंदर थे उनको उतार के वो पूरा गाड़ी चेक करके फिर वहां से जाने देते थे। ये करते वक्त कंट्रोल का एक मैसेज आया कि पीटर डीबी मार्ग, आप कामा हॉस्पिटल की गली में आइए। तो मैं, मेरे ड्राइवर और ऑपरेटर, हम लोग तीनों निकले। हमने मतलब गोविलकर और भास्कर कदम को कमान सौंपी और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। उस वक्त मेट्रो जंक्शन के पास पहुंचने के बाद वहां भी बैरिकेटिंग लगा के रोड बंद किया था और वहां जो एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे ये कामा हॉस्पिटल की लेन में जाना है। तो फ्रंट से तो जो मेट्रो के सामने के वहां से जाना पॉसिबल नहीं था। सो उन्होंने कहा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की लेन से आप जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं मुड़ा गाड़ी में बैठने के लिए, एक कॉलिस गाड़ी वहां से बाहर आई कामा हॉस्पिटल की गली से, और मैंने देखा कि ये पुलिस कॉलिस है। तो अंदर की सिचुएशन क्या है ये पूछने के लिए जैसे हम आगे बढ़े तो कॉलिस से फायरिंग हुई और वहां जो खड़े थे उनको गोली लगी और कुछ इंजर्ड हुए, कोई एक दो जन। एक ईटीवी का कैमरामैन इंजर्ड हो गया और अरुण चित्ते नाम के पुलिसकर्मी थे, वो शहीद हो गए वहां पे। सो जैसे ही वो कॉलिस वहां से गई तो मैं दौड़कर अपने व्हीकल में बैठा और हमने मेरे ऑपरेटर ने कॉल दिया कि पुलिस कॉलिस में टेररिस्ट है, वो गोल मस्जिद की दिशा में भागे है। तो हमने उनका पीछा किया। हम वहां स्पॉट में पहुंचते तो वो गाड़ी डिसअपियर हो चुकी थी। हमने राइट टर्न मारा और मरीन स्टेशन से आगे आए हम लोग, ठाकुर द्वार आए, हमको वो गाड़ी मिली नहीं। फिर सबको हमने अलर्ट किया, जो नाकाबंदी पे जो हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खड़े थे उनको अलर्ट किया कि पुलिस कॉलिस में टेररिस्ट है, आप को अगर गाड़ी दिखे दे तो उसको पकड़ लीजिएगा। तो ऐसे करके मैं वापस गिरगांव चौपाटी पे आया। गिरगांव चौपाटी पे आने के बाद मैंने मेरे जो अधिकारी थे भास्कर कदम, गोविलकर, इनको ये वाक्य बताया मैंने और मैंने उनको कहा कि मैंने वो कॉलेज गाड़ी देखी है तो मैं एक अटेम्प्ट देता हूं, मैं वापस जाके वो चर्च गेट साइड पे वो गाड़ी मिलती है क्या, मैं ढूंढता हूं, आप तब तक यहाँ पे नाकाबंदी चालू रखिए। और फिर मैं वापस पीटर गाड़ी लेके चर्च गेट पे आया और हमने वो ABCD रोड देखे, पर वही वो गाड़ी कहाँ पे छोड़ी नहीं थी या हमने जो गाड़ी देखी थी जिसमें आतंकवादी बैठे थे वो हमें दिखाई नहीं दी। सो मैं वहां से यू टर्न मार के वापस गिरगांव चौपाटी पे आके मेरी जो नाकाबंदी थी वहां मैं खड़ा हो गया और करीब 12:15 के वक्त पुलिस कंट्रोल से एक मैसेज आया कि स्कोडा कार में टेररिस्ट है और वो गिरगांव चौपाटी के दिशा में आने की संभावना है। तो मैंने मेरे जो अधिकारी थे उनकी वहीं एक शॉर्ट मीटिंग ली और कहा कि हम कैसे करेंगे। तो मुझे एक खुशी भी है और गर्व भी मैं महसूस करता हूं कि मेरे जो अधिकारी थे और जो कांस्टेबल थे उन्होंने ये कहा कि सर किसी भी सूरत में ये गाड़ी, स्कोडा गाड़ी इस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगी, इतना हमें संभलना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमारी जान भी देनी पड़ी तो हम तैयार है। उनका हौसला देख के वाकई में मुझे 100 हाथियों का बल आ गया और मैं यही उम्मीद कर रहा था मेरे स्टाफ से। जैसे ही हमने फिर 2 टीम बनाई। एक टीम भाई भास्कर कदम मेरे साथ में था जो रोड डिवाइडर के पीछे खड़ा था और मैं वहां पे एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, अभी वो ब्रिज नहीं है, लेकिन उसके पिलर अभी भी है, तो पिलर के बीच में रोड डिवाइडर के ऊपर मैं खड़ा हो गया। और दूसरी हमारी जो टीम थी संजय गोविलकर, तुकाराम मोमड़े जी और कांस्टेबल्स, वो बैरिकेड्स के पीछे वो खड़े हो गए। करीब 12:30 बजे रात के वो स्कोडा कार आई और हम यहाँ नाकाबंदी कर रहे थे, वहां से 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी। हमने वहीं से मतलब हमें पता दिख नहीं रहा था कि कौन सी गाड़ी है, तो हमने उनको इशारा किया कि आप उतरो और चेकिंग करनी है। और हमारा जो आदेश थे, हमने जो उनको कहा था वो उन्हें सुना ही नहीं दिया होगा और उन्होंने स्पीड, वो गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी उसको हेडलाइट्स डीप हाई कर दिए
वाटर विंड स्क्रीन पे वाटर मतलब फवारा चालू किया हाँ। और वाइपर चालू कर दिए और बड़ी तेजी से वो गाड़ी हमारी और बढ़ी। और उस वक्त उस जो ड्राइवर था आतंकवादी, उसने देखा कि लेफ्ट साइड में गिरगांव चौपाटी की जो फुटपाथ है वो भी 9 या 10 इंच की है, मोटी है लंबाई में, सामने बैरिकेड्स है और इस तरफ 2.5 फुट का वो जो रोड डिवाइडर जहाँ पे मैं खड़ा था। तो उसने समझा होगा कि यहाँ से यू टर्न लेके हम वापस भाग जाएंगे, लेकिन उसका जो टर्न था वो बैठा नहीं और मैं जहाँ खड़ा था फुट ओवर ब्रिज के नीचे, वहां गाड़ी आके रुकी। मैंने देखा सामने, मैं हाइट पे खड़ा था और वो मुझे क्लियर दिख रहे थे। अबू इस्माइल जो गाड़ी चला रहा था उसने कसाब को कुछ इशारा किए, कुछ बताया, तो कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जो जैकेट होता है उससे अपने मुंह पे जो लगा हुआ खून साफ किया। और उस वक्त मेरी मतलब खतरी होगी कि ये टेररिस्ट है। सो मैंने चिल्ला के मेरे पूरे टीम को बता दिया कि ये टेररिस्ट है, आप संभाल के रहो। और बाद में मैं जो ड्राइवर था आतंकवादी अबू इस्माइल, उसको और मतलब एक पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मैं। तो उसने चालाकी से अपने जो पिस्टल थी उससे फायर की। उसका रिटेलिएशन हमारे जो भास्कर कदम थे उसने अपने पिस्टल से एक राउंड फायर किया और बाद में मैंने स्कोडा का पीछे जाके वहां से 3 राउंड फायर किए ड्राइवर की दिशा, मतलब अबू इस्माइल के सिर पे। और उस वक्त जो हम उसको वापिस चेक करने आए कि मतलब जिंदा है जख्मी है, तो तभी देखा तो कसाब जो था वो बाजू की सीट में बैठा हुआ था और उसने पूरा हैंड्सअप किया हुआ था। और कसाब ने दरवाजा खोला और वो उतरा गाड़ी से। उसी वक्त हमारे जो तुकाराम ओंबड़े, संजय गोविलकर, वो बैरिकेड्स के पीछे से आए कसाब को पकड़ने के लिए। उसी वक्त कसाब ने अपने जैकेट में जो छुपाई हुई थी AK-47 वो राइफल निकाली और उससे फायर किया। उसी वक्त हमारे तुकाराम ओंबड़े वो फायर के सामने आ गए और वो पूरा फायरिंग हमारे तुकाराम ओंबड़े जी को लगा। लगने के बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर मतलब उसकी जो पकड़ थी कसाब के ऊपर उसने लूज होने नहीं दी। और उस जो फायरिंग का एक शॉट था वो हमारे संजय गोविलकर साहब को भी कमर से मतलब ब्रश होके चला गया और वो भी जख्मी हुए। बावजूद उन्होंने वो उनको पकड़ा। हमने देखा कि अबू इस्माइल कोई हलचल नहीं कर रहा है, तो वो जख्मी हुआ है ऐसा हमने गृहित धरा। और बाद में कसाब को हमने पकड़ने के लिए हम लोग आए तो भी गोविलकर बोले कि उसको हम जिंदा पकड़ेंगे, अभी उसको ये करेंगे। फिर हमने भास्कर कदम ने और मैंने हैंडकरचिप से उसके हाथ और पैर बांध दिए और 5 ही मिनट में ATS की टीम आई वहाँ पे, परमवीर सिंह सर आए वहाँ पे और उन्होंने सब कॉल कंट्रोल को दिया। हमारे ऑपरेटर ने भी कॉल दिया कि ऐसे ऐसे स्कोडा कार में 2 आतंकवादी आए थे, उनको हमने इंटरसेप्ट किया और एक को जख्मी किया है, एक को जिंदा पकड़ा है। तो वहाँ पे सब पूरा फोर्स वहाँ पे आ गया, एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस में हमने उनको रखा और नायर हॉस्पिटल उनको लेके गए अबू इस्माइल को। और इस्माइल को कहाँ पे माथे पे गोली लगी थी? माथे पे गोली लगी थी। मैंने जो फायरिंग की थी वो पीछे से उसका सिर ही दिख रहा था, तो मैंने वहां पे उनको फायरिंग की थी। भास्कर ने भी सामने से, भास्कर कदम ने की थी, तो उसके सर के पास ही गोली लगी थी उसमें। वो फिर वहां डॉक्टर ने उसको दोनों को चेक किया और अबू इस्माइल को डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया और कसाब को ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया वहां पे नायर हॉस्पिटल में। जब ये आपका इनके साथ में एनकाउंटर हुआ चौपाटी पर, उसके पहले आपको ये अंदाजा तो आ गया होगा, खुद आपने भी देखा कि मेट्रो के पास में इन्होंने किस तरह से फायरिंग की थी पुलिस की कॉलेज को जब इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इनके पास में अत्याधुनिक हथियार हैं। और आपने जब वहां पर नाकेबंदी की तो आपके पास जो आपके और आपके साथियों के पास रिवॉल्वर थी 6 गोलियों वाली ही, तो आपको लगा नहीं कि आप जो है कमजोर पड़ सकते हैं उनके सामने? और आपके पास तो बहुत ही साधारण से वेपन है जबकि वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, तो उस प्रकार का डर नहीं लगा आपको तब? मेरे पास मेरी सर्विस पिस्टल थी और भास्कर कदम के पास उसका रिवॉल्वर था। ये 2 ही हमारे पास वेपन्स थे। बाकी के जो हमारे जो 14 जन थे उनके पास लाठी काठी थी, क्योंकि
उस वक्त जब हमको पता चला कि, पर उस वक्त हमको वक्त गंवाना नहीं था, हमको वहां पे नाकाबंदी करके अगर कोई व्हीकल आती है तो उसको चेक करना था। तो जब कंट्रोल ने मैसेज दिया कि स्कोडा कार उस तरफ आ रही है, तब हमने एक मीटिंग ली, और जब हमने ये देखा कि हमारे जो जवान थे, हमारे जो कांस्टेबल्स थे, हमारे अधिकारी थे, उनके जो हौसले थे वो बहुत बुलंद थे, तो हमको ये नहीं लगा कि हमारे पास वेपन कम गिरेंगे या हम उनके सामने टिक नहीं ये पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास सिर्फ साधारण से पिस्टल और रिवॉल्वर, सिर्फ 2 वेपन थे, जबकि उन दोनों के हाथ में AK-47 जैसी राइफलें थी, जो कि सेकंड्स में जो है दर्जनों गोलियां जिनसे निकलती हैं। और ऐसे में भी अगर आपने एक आतंकी को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ा, तो ये बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। हाँ, वही एक 2 वेपन थे और एक एसएलआर था, उसको हमने स्टेयर केस के ऊपर खड़ा कर दिया था, और हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि अगर क्लोज कॉम्बैट होता है, आतंकवादियों से भिड़ते हैं हम लोग, तो आप लंबे से वहीं से फायर कर दो। हमने उनको ये भी बोला कि गोली किसे भी लगे, लेकिन आतंकवादी अपने को ये हमको पकड़नी ही है, आप फिक्र न करें, गोली किसे भी लगे तो भी चलेगी। लेकिन हमने वो कांस्टेबल वहां पे मतलब ये भी था कि अगर उस क्लोज कॉम्बैट में अगर किसी पुलिसकर्मी को भी गोली लग जाती है तब भी उसकी परवाह नहीं करना, लेकिन आतंकवादी जिंदा पकड़, यस, ये हमारा उद्देश्य था, आतंकवादियों को पकड़ना, किसी भी सूरत, जिंदा या डेड। पर हम उसमें ये करते हुए ऑपरेशन में हमारे जो तुकाराम ओंबळे जी थे, उन्होंने तो पूरे दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से शहीद हुआ जाता है। पूरी सारी कसाब की जो AK-47 क्लोजली उसने फायर की थी, और पूरी एक ही 7-8 गोलियां जो थी वो उनके शरीर से चली गई, फिर भी उन्होंने अपनी जो पकड़ थी कसाब के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर की, वो छोड़ी नहीं। और उसका जो बेनिफिट ये हुआ कि बाकी के जो हमारे कांस्टेबल से अधिकारी थे, उन्होंने लपक के उसको पकड़ लिया, और एक जिंदा आतंकवादी पकड़ने में हम कामयाब हुए। बाउदनकर साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उस वक्त तुकाराम ओंबळे जी ने जो शौर्य दिखाया है, वो अगर वो नहीं दिखाते तो शायद वहां जो हम 16 जन थे वो पूरे शहीद हो जाते, क्योंकि चौपाटी का जो आप टोपोग्राफी देखोगे तो वहां कोई छिपने की जगह नहीं है। उनके पास 2 AK-47, 2 पिस्टल, एक लाइव हैंड ग्रेनेड, इतनी सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थी उनके पास। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पुलिसिया करियर में क्या इसके पहले भी आपने कभी कोई एनकाउंटर किया है किसी गैंगस्टर को, किसी डकैत वगैरह को? कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपराधी आपकी गोली से मरा हो? नहीं, ये 26/11 को जो हमने आतंकवादियों को मारा, वो मेरा पहला एनकाउंटर था। उसके पहले मैंने ऐसे कोई एनकाउंटर किया नहीं था। या क्योंकि मुंबई में तो एक पूरी पुलिस अधिकारियों की नस्ल थी एक वक्त में, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, आपकी तो कभी उनमें गिनती हुई नहीं? नहीं, मेरे से ऐसा एनकाउंटर हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल से शायद हमको उनकी इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई मिली नहीं थी, तो हम उसको पकड़ नहीं पाए या उनका एनकाउंटर कर नहीं पाए। एक सवाल है आपसे कि उस घटना के करीब 12 साल बाद 2008 में यह एनकाउंटर हुआ। 2020 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है वो अनाउंस करते हैं कि DB मार्ग की इस पुलिस टीम को 1 स्टेप प्रमोशन दिया जाएगा। क्या वो प्रमोशन आपको मिला? अब आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने तक सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए? अनिल देशमुख साहब ने हाउस में ऐलान किया था कि कसाब को जिंदा पकड़ना, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ना एक अद्वितीय ऐसी घटना थी, और उसके पकड़ने में जो टीम में जो अधिकारी और अमलदार थे उनको 1 स्टेप प्रमोशन दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। और उसके अनुसार हमें महाराष्ट्र शासन की तरफ से वो 1 स्टेप प्रमोशन की जो इंक्रीमेंट होती है, मतलब पे स्केल, वो उसके अनुसार हमको, मतलब हमारे सैलरी में या अभी पेंशन में हमको ये मिलता है। लेकिन जो डेजिग्नेशन जो पद होता है उसका पद हमें दिया नहीं गया है। मतलब वादा आधा ही पूरा किया गया, ऐसा कह सकते हैं। हेमंत बाउदनकर जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी रिटायर्ड लाइफ के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे याद किया और आप आए,
इसलिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।